महादेव भैया, हम रोहित द्विवेदी बनारस से हैं, फिलहाल कैनबरा में रहते हैं। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, जय श्री राम। लगे रहिए यहाँ पर, रेडियो सुनिए, तड़का लगाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी तरफ से सभी लोगों को महादेव। क्या बात है। आज हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। चलिए, हम श्रोताओं की बात कर रहे तो एक हमारे मनपसंद श्रोता हमारे कैनबरा के ही रहने वाले हैं, बड़े छुपे रुस्तम थे। आज उनको हमने पकड़ा है और आज आए हैं हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और लेकिन अकेले आए हैं, अकेले आए, ये बहुत ही खफा है तो, क्योंकि ये अकेले क्यों आए, क्योंकि इनकी वाइफ है साधना जी, वो बहुत अच्छी है, हमारी दोस्त भी है मनीष जी की और मेरी भी, हमसे बहुत बातें भी करती है, तो वो क्यों नहीं आई ये भी हमें वो सबसे ज्यादा मनपसंद प्रोग्राम सुनती भी हैं और फॉलो भी करती है। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हैं रोहित द्विवेदी जी। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को हमारी तरफ से, और साधना जी की तरफ से हम लोग क्षमा चाहते हैं। ये बात सत्य है कि साधना जी ही पहले रेडियो मनपसंद में ईरा जी के साथ जुड़ी, और बहुत साल पहले की बात है, हमने उनके, क्योंकि उनका नाम साधना है और एक गाना हम लोग को बहुत ही पसंद है, वो हमने साधना जी के लिए रेडियो पर कॉल करके उस दिन बजवाया था। बहुत पहले। क्या गीत था? याद है? अभी याद आ रहा है, याद था अभी 2 मिनट पहले, वापस मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मदर्स डे का जो हमारा इवेंट हुआ था और हमने बहुत सारी मदर्स को कवर किया था, उसमें साधना जी ने भी इंटरव्यू दिया था। साधना एक बहुत बड़ी हीरोइन भी हुआ करती थी। और उनका एक बड़ा लग जा वही गाना। अच्छा, यही गाना। अच्छा, आपको पता था? अरे यही गाना था, हमने अरे बजाया था। तो आपने शायद क्वेश्चन किया था कि आपको रोहित जी यही गाना क्यों पसंद है, तो हमने बोला कि इस मूवी में जो नायिका है, अभिनेत्री है साधना जी, और हमारी धर्मपत्नी का भी नाम साधना है, इसलिए हमको ये गाना बहुत ही पसंद था। चलिए, उनके लिए एक गीत हो जाए, अगर वो आज नहीं है, लेकिन क्या सुन रही हैं, लाइव सुन रही हैं और देख भी रही होंगी। तो ईरा जी आप गाएंगी या रोहित जी से ही बोलते हैं? रोहित जी आप गा दीजिए, नहीं तो मैं गा लूंगी। नहीं, हमको तुम्हारी आवाज तो बहुत ही कर्कश है, हम गाना खराब नहीं करना ये चाहते। खाली साधना की साधना में ही लगे हुए हैं। मगन है। चलिए रोहित जी, आप अपने बारे में बताइए, या आप दोनों कब कैनबरा में कब आना हुआ, क्यों आना हुआ, और कैनबरा ही क्यों आना हुआ? कैनबरा में तो मैं पब्लिक सर्विस की जॉब के लिए आया था, तो जो सभी आते हैं। तो 2011 में 2010 नवंबर में मेरा यहाँ जॉब लगा ऑस्ट्रेलियन नेशनल ऑडिट ऑफिस में, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करती है। तो एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर मैं यहाँ पर 2011 में ज्वाइन किया, अराउंड फरवरी 2011 में। और साधना जी को कैनबरा उस दिन आई थी जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। अच्छा, तो ये आपकी मेमोरी है। फर्स्ट अप्रैल 2011 को जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उस दिन मैं साधना को ब्रिस्बेन से यहाँ फ्लाइट से लेके आया था। इसके पहले हम लोग गोल्ड कोस्ट रहते थे, क्योंकि वहीं पर मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2004 में, वहां पर रहा काफी सालों तक, पढ़ाई किया उसके साथ वहीं पर रहा, और उसके बाद काम करते हुए 2009 में हमारी शादी हुई। तो साधना को फिर मैं सितंबर 2009 में यहाँ लेकर आया। अच्छा। तो 2 साल तक हम लोग ब्रिस्बेन में रहे, अच्छे एंजॉय किए गोल्ड कोस्ट में। उसके बाद फिर यहाँ नौकरी के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। तो वहाँ का तो इतना अच्छा वेदर था ब्रिस्बेन का, वो छोड़ के यहाँ पे आने के बाद आपको कैसे लगा? वेदर का तो इतना इशू नहीं था, क्योंकि हम लोग इंडिया में बनारस से हैं, तो गर्मी और ठंडी दोनों से ही हमारा बराबर सा आकलन रहा है और हमारा प्रेम रहा है, तो वेदर का कोई इशू नहीं था। साधना गोल्ड कोस्ट से जब पहली बार आई तो हमको ऑफिस ने एक अकोमोडेशन दिया था फॉरेस्ट में 3-4 हफ्ते के लिए, वहां पर रहती थी। तो मैं सुबह जॉब पे चला गया, तो ये हमारा बच्चा छोटा था रुद्रांश, उसको लेकर प्रेम से घूमने निकली मानुका एरिया में। तो शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि भाई हम गोल्ड कोस्ट से आ रहे हैं, वहाँ इतने लोग होते हैं, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो 2-3 हफ्ते तक हम लोग कहाँ आ गए। लेकिन आज अगर आप उनसे पूछेंगे कि साधना जी हम लोग वापस चलें गोल्ड कोस्ट, नहीं, तो अभी वो कैनबरा छोड़ के नहीं जाएगी। एक बार जो यहाँ पे आ जाता है तो वो क्या बोला, एकदम सही बोला रे बीडू, एकदम। ये भी यही मैं बोलता हूँ, कैनबरा ऐसा पता नहीं क्या इसमें प्यार लगाव है, क्या मोदी जी जैसा है कुछ, जैसे मोदी जी की एक बार आवाज सुन ले तो लोग उन्हें बस फैन हो जाते हैं कैनबरा के।
तो आप बनारस से हैं, क्या बात है, बनारस से और हमारे अपने ही, तो क्या हाल चाल भाई बुआ? एकदम बढ़िया बा भाई। एकदम चौचक बा आज तो। आज बनारस में तो हमारे यहाँ लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो नमस्कार दुआ सलाम कोई नहीं बोलता, बोलते का गुरु कैसन हुआ। कैसन हुआ, अरे कैसन हुआ। तो बनारस की कुछ यादें हैं? आप तो पले बड़े वहीं के हैं। हाँ, बनारस जैसे सभी लोग बनारस के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम जैसे बनारस, काशी, वाराणसी सभी नाम एक ही जगह के हैं। तो बहुत से जानने वाले लोग हमसे हमेशा पूछते हैं अरे काशी वहां से कितना दूर है या ये कितना दूर है। तो हम सभी को बताना चाहेंगे ये सब एक ही जगह के कई नाम हैं। जैसे इनका नाम वाराणसी जंक्शन है, रेलवे स्टेशन का नाम है। तो वाराणसी क्यों नाम पड़ा, तो उसका एक बॉर्डर है, बनारस का बॉर्डर है। एक एंड में वरुणा नदी बहती है, दूसरे एंड में अस्सी नदी बहा करती थी, जो कि मतलब धीरे धीरे बंद हो गया। तो वही वरुणा और अस्सी के बीच का जगह वाराणसी। अच्छा, वाराणसी, अस्सी बन गया। और काशी का नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि काशी विश्वेश्वर का काशी वहाँ पे तो सबसे पुराना बड़ा नाम था, पुराने जमाने से। जैसे कि साउथ में आप चले जाएंगे तो लोग बनारस या वाराणसी बहुत कम जानते हैं, वो लोग काशी काशी नाम ही जानते विश्वेश्वर ही हैं। जानते हैं। तो बनारस को दूसरा एक उपनाम भी कहा जाता है लघु भारत। अच्छा, तो पूरे इंडिया में जितने भी पहले जमाने में राजा महाराजा, बड़े बड़े घर वाले, जो मारवाड़ी लोग, पैसे वाले लोग सब जगह होते थे, सभी लोग क्या करते थे, पूजा करने बनारस आते थे। तो बनारस आना है, उनको रहना है, तुमको बहुत सा दिक्कतें होती थी। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, अपने अपने समुदाय, अपने अपने जगह के नाम पर एक एक मठ बनाना शुरू किया। तो बनारस मठों का शहर है। अगर आप कभी जाएंगे अस्सी वगैरह के एरिया में, घाट के किनारे मठ क्या होता है, छोटे छोटे जैसे कि घर होते हैं, से हम बोले कि पंजाबी अखाड़ा। तो पंजाबी अखाड़ा किसी पंजाब के किसी राजा महाराजा ने पहले बनाया होगा। पंजाब से कभी भी कोई भी आ सकता है, वहाँ निःशुल्क रह सकता है, पूजा पाठ करे, फिर अपने घर को चले जाए। इस तरह से करके सारे इंडिया के लोगों ने उनको बना दिया बनारस में। क्या बनारस की बड़ी अतरंगी बातें हैं जो विकास से। महाराष्ट्र से भी मैं बताना चाहूंगी कि जब पेशवे वहां पे रूल करते थे, तब वहां पे आके उन्होंने भी वो घाट बनाया था, दशमेश घाट या विश्वेश, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी ने भी वहां पे मंदिरों की स्थापना की थी। तो इसीलिए महाराष्ट्र का भी काशी से बहुत जैसे कुछ फेमस एरिया है बनारस में, जगह जैसे बंगाली टोला, तो वहाँ पर बंगाल के लोग महाराज आए, उन्होंने सेट किया, वो एरिया ही पूरा बसा दिया। फिर मद्रासी टोला है, अच्छा, फिर गुजराती है, फिर बहेलिया टोला है, फिर गढ़वाली है, लाहौरी टोला, ऐसे करके बनारस में जगह जगह पर लोगों ने ऐसा बना रखा है, जो कि जिन्होंने मठ के संघों की प्रथा को वहां से स्टार्ट किया। अच्छा, उसके अलावा बनारस में हर एक मंदिर जो आपके भारत में पाए जाते हैं, कहीं भी कोई भी मंदिर का आप नाम लें, उसका एक रूप बनारस में भी मिलेगा। अच्छा, काशी विश्वनाथ बनारस में है, उसके बावजूद भी बनारस में एक और काशी विश्वनाथ का मंदिर है। अच्छा, जिसको जो पहले बनाया गया था। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल जिसको सभी लोग दर्शन करने आते हैं, वो तो है ही, बट उसके बाद माननीय बिरला जी ने BHU के अंदर में बहुत बड़ा बिरला टेम्पल बनवाया, वो भगवान काशी विश्वनाथ का टेम्पल बनवाया। बिल्कुल। अच्छा, और एक बात है कि नासिक जो शहर है महाराष्ट्र में, वो काशी यानी कि बनारस की प्रतिरूप बनाया गया है। वहां पे भी जो गोदावरी नदी है उसको गंगा मानते हैं वो लोग, और वहां पे भी वो ऐसे घाट बनाए गए हैं। और जो लोग उस वक्त, उस जमाने में, पहले के जमाने में जब नहीं जा पाते थे काशी, तो वो वहां पे नासिक में जाके अपना क्या कहते, संन्यास आश्रम वहां पे करते थे। वाह, देखिए काशी की बात कर रहे हैं, बनारस की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, और हम अभी मोदी जी की बात कर रहे थे। मोदी जी भी गए हैं। खुद गुजरात छोड़ के काशी में अपना निवास करते हैं, और उनके लिए बहुत ही लकी रहा है। पिछले 3 टर्म से मोदी जी बनारस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। पहले साल में जब उन्होंने चुनाव जीता था, जिस साल पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक सीट गुजरात में भी जीती थी और एक सीट बनारस से जीती थी। जी हाँ। रूल ये है कि आपको एक ही एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही सीट आप होल्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने गुजरात की सीट गिव अप कर दी, बोले हमें बनारस की सीट ही रखना है। बिल्कुल। सिंस देन ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर बनारस। और बनारस के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमको रिप्रेजेंट करने वाले खुद देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और आगे तो सभी लोगों को पता ही है, बनारस में आए दिन लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। पिछले 10-15 सालों में जहाँ पर कभी कभार किसी पर्व में 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग, पहले भी बहुत भीड़ हुआ करते थे, लेकिन अब तो इतना भीड़ है कि बड़े बड़े पर्वों की मतलब आप सोच भी नहीं सकते।
मैं भी वाह। 2014 में बनारस जा चुकी हूँ और तभी मोदी जी पहली बार बनारस में आने वाले थे और बनारस बहुत क्लीन हो गया था। तो मैंने जो बनारस देखा है 2014 नहीं, में, काश- बहुत सुंदर बनारस। बहुत- वो सब जो चीजें धीरे धीरे हाँ। अभी तो क्योंकि चेंज ही हो गया होगा पूरा। लीडरशिप है, टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो होता है या फिर वर्कर्स बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो कराते हैं। तो संघ, जो कि मोदी जी पहले संघ से जुड़े रहे हैं, तो वहां पर बॉटम से टॉप की तरफ काम चलता था। जब वो खुद लीडरशिप में आ गए टॉप में, तो उन्होंने वहां से बोला और एक सही सामंजस्य रहा भारत देश के लिए, यूपी के लिए, बनारस के लिए कि सेम टाइम पर मोदी जी आए, उसके बाद योगी जी आ गए। योगी जी खुद बाबा गोरखनाथ टेम्पल के से बिलोंग करते हुए वहां से रहते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे काफी व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया, अच्छा कर दिया, जिससे कि आपको ये जो चीजें आप बोले, एक बार आपको क्लीननेस मिला है, ये अब अक्सर होता रहता है। बिल्कुल। देखिए, मोदी जी एक बार आए, खाकड़ा फाफड़ा छोड़ के आजकल बनारस में रबड़ी, जलेबी बनारस का और पान खा रहे हैं क्या? चाट और पान खा रहे हैं आजकल बनारस में रह के। और बनारस उनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर मेरे ख्याल से अक्सर महीने में एक बार तो वो दर्शन करने आते ही हैं। और उनका जो मतलब कहते हैं, वो कहते हैं कि ये काशी विश्वनाथ से या गंगा माँ उनको बुलाती है और एक ऊर्जा देती है, उसी से उनको ये पूरी देश दुनिया में जो अपना कहते हैं ऑरा परचम लड़ाए हुए हैं। जैसे हम अभी अब बात कर रहा था कि हमारे एक अंग्रेजी मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वो ये कहते हैं कि क्यों फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी के पागलपन क्यों है कि रॉक स्टार का ट्रीटमेंट मिलता है, सेलिब्रिटी का है, जितना शायद बॉलीवुड स्टार या क्रिकेट प्लेयर्स को नहीं मिलता होगा? देखिए, मतलब सभी लोग बोलेंगे कि मैं एक तरह से बायस डिसीजन दे रहा हूँ या अपना बोल रहा हूँ, लेकिन बाबा की नगरी है। हमारे यहाँ कहावत है, कोई भूखा सोता नहीं, कोई नंगा कहीं जाता नहीं। कुछ भी बनारस में हम लोग, जैसे मेरा खुद का जन्म 80 पर हुआ है, मेरा घर 80 घाट पर हुआ करता था, तो हम लोग तो बचपन से देखे हैं कि कुछ भी नहीं है तो लोग गर्मी दिन में एक गमछा पहने और एक गमछा कंधे पर रखे हैं, पूरा शहर घुमा रहे हैं। बाद में मालूम चला कि भैया बीएचयू में IIT के प्रोफेसर थे। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही सुबह अब तो बहुत ही सामान्य आम, कोई दिखावा नहीं। बड़े कोई बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, आपको ऐसे ही दिख जाएंगे घाट पर, अपना सुबह नहा के टीका लगा के 2 मिनट दर्शन करके तब वो अपने काम पर जाते हैं। उस समय फिर उनका रूप रंग डिफरेंट होता है। तो मोदी जी को भी ये प्रसाद मिला बाबा के नगरी में आकर। 1, 2, 3 टर्म से आप जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और उसके बाद से, उसके पहले भी मोदी जी मतलब लीडरशिप रोल में रहे, गुजरात के CM रहे बहुत साल तक। लेकिन हमें नहीं लगता कि गुजरात के बीइंग ए गुजरात CM उनको उतना फेम मिला, इतना फेमस हुए जितना वो प्रधानमंत्री होने के बाद से हुए। और उनका भी ये प्यार दोनों तरफ से है, उनको सब कुछ मिला। तो वो भी बनारस, हमको लगता है इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी हर महीने तो बनारस वो आ ही रहे होते हैं। बिल्कुल जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, तड़का लगा रहे हैं बनारस के काशी मोदी जी की जो यात्रा पे घूम रहे हैं। अभी घुमाएंगे, अभी तो रोहित जी अभी तो शुरू हुए हैं। अभी तो कहते हैं दुकान खुली है, अभी जैसे होता है ना, बोनी हुई है, 10-11 बजे ही दुकानें खुलती हैं। तो और रोहित है, मैं खुद बनारसी हूँ, बनारस में पैदा हुआ हूँ, और बनारस की बातें, मैं तो बिल्कुल क्या कहते हैं, एक आध्यात्मिक शहर है। वहां जाओ ना, आप सब दुनियादारी, मोह माया भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस नहीं, ये सच है, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ और मुझे बहुत, और सबसे गंगा आरती का जो आनंद लिया है। बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी है, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप बनारस गए हो, आप बनारस से फैसिनेटेड हैं और खुश हैं, तो आप हमें बताइए अपनी बनारस की यात्रा, बनारस के कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहें। नहीं तो हम तो बात करेंगे बनारस की। और जी हाँ, मोदी जी ने हमें मेलबर्न ही नहीं घुमा दिया, बनारस भी घुमा के ले जा रहे हैं। और आज हम बातें कर रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं ना कि चले भले ही ऑस्ट्रेलिया का खान पान होता है, लेकिन तड़का भारतीय ही लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, आरजे हीरा, आरजे अर्जुन लगा हुआ है सॉकर पे। और हमारे साथ हमारे नए नवेले श्रोता तो नहीं है, लेकिन बड़े सालों से है, लेकिन आज पहली बार हमारे दर्शन दिए हैं। तो एक जैसे बोलते हैं ना, काशी विश्वनाथ का प्रसाद लेकर आए हैं, तो इनका आशीर्वाद हमें हमारे रेडियो मनपसंद पे भी है। खुद वो पंडित भी हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके लिए एक प्यारा सा गीत हो जाए, जो राजेंद्र कुमार, जी हाँ, राजेंद्र कुमार जी की भी पुण्यतिथि आज है, 12 जुलाई को। वो हमारा साथ छोड़ गए थे 1999 में, वो साथ छोड़ गए थे। जुबली कुमार, हर मूवी उनकी जुबली 25 वीक तो चलती थी। तो एक गाना उन पे फिल्माया गया था कि आप आए बाहर आई। चलिए, आप आए
आए बहार आई। जी हाँ, चलिए आप और यही मोदी जी के लिए फ्रॉम हमारे जितने भी भारतीय समुदाय जो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, कि आप आए और बाहर आए। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। बाहर हाँ, रोहित जी आए तो बाहर जरूर आई है, लेकिन साधना जी आती तो हमारा झुमका ही गिर जाता। ये बात तो सही। साधना जी कहाँ की रहने वाली है? साधना जी भी, उनकी फैमिली वहीं मद्रास के ही है? आजमगढ़ के रहने वाले हैं, अच्छा। बनारस के बगल का ही जिला है। क्योंकि साधना जी के फादर आर्मी में थे, और तो उनका जो जन्म प्लेस है वो नासिक है। अच्छा, लीजिए। ओ, देखा? क्या नासिक क्या connection संगम हुआ है, देखा आप नासिक की बात ऐसे बोलते बोलते सारे पोल खुल जाते हैं। तो साधना जी का जन्म नासिक में हुआ है, लेकिन आज काफ़ी दिनों से, जब से हमारे फादर इन लॉ रिटायर्ड हुए, उसके पहले से ही सभी लोग बनारस में आ गए इन लोग की पढ़ाई के सिलसिले में, कि सब जगह मूव करने से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। तो जब ये लोग अर्ली 90s में ये लोग बनारस आके फिर सेटल्ड हो गए वहाँ पर। क्या अच्छा, बात। तो मतलब वो देवराली में रहे होंगे नासिक में, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा जहाँ पर भी आर्मी बेस रहा होगा वहाँ पर रहे होंगे। वहाँ पे। वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। यह पूरा तड़का लगा के ही था हमको इंतजार। जी हाँ, देखिए गाना भी एकदम सूट करता है। हाँ, आज बनारसी बाबू बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। हाँ, बनारसी बाबू इन ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का देखिए टी शर्ट पहन के। आज के हमने बाहर बनारसी बाबू का आज नाम प्राण रख दिया है। आए बाहर। आज लगाएगा पान का तड़का। जी हाँ, खाई के पान बनारस वाला भी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। आप एनकरेज करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। प्रोफेशन से ये स्टार्टेड अकाउंटेंट है, इस बारे अच्छा। में ये बात करेंगे। ये तो बात हुई नहीं, लेकिन हम बनारस बस वो में, बनारस में ही घुमा रहे थे बनारस हमें। की गलियों में जो घुमा रहे हैं ना, मैं तो ऐसा लग रहा है बनारस पहुंच गए। क्या कहो तो बहुआ, एकदम पहुंच गए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए बनारस की कुछ यादें। तो बनारस जो बदला है शहर, अभी जैसे कॉरिडोर बना भारत, ये काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद जो बदलाव हुए, इससे पहले जो बनारस हुआ करता था, बड़ा एक आध्यात्मिक, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि इतना कॉमर्शलाइज नहीं था, इतना वो शोशेबाजी नहीं थी। भारत एक, या बनारस एकदम क्या कहते हैं, एक शान सा शहर। हाँ, धार्मिक शहर धार्मिक ही, इसीलिए वो फेमस था। कि हाँ। अभी भी बनारस, जैसे कि पुरानी बातें हैं, बनारस की कहावत है हमारे यहाँ, बोलते हैं अरे गुरु दुई टांग पर हैं तो चले जाइए, नहीं तो चार कंधों पर जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल तो सही। हम सभी लोगों से मिलते हैं, उनको बोलते हैं अरे हम बनारस जाना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि अभी आपके अच्छे हाथ पांव हैं, बनारस जाइए, दर्शन करिए, फिर तो कभी मौका मिले। आध्यात्मिक की बात करें तो बनारस तो आज नहीं, बहुत सालों से, मतलब हमारे पास तो रिटर्न एविडेंस है, 5,000 ईयर्स का रिकॉर्ड है बनारस के होने का और बनारस के चीज़ों में पाए जाने का। कॉरिडोर बनने से पहले की बात करें तो बनारस में 84 करोड़ टेम्पल हुआ करते थे। अरे अच्छा। करोड़। 140 मिलियंस, इन दैट इंक्लूड्स छोटे से बड़े से। तो अगर कभी आप घाट की बात करें तो एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर कि लास्ट रिचुअल होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करें अगर आप घाट से चलना, और 80 घाट है लास्ट में इधर एक तरफ, वहाँ तक आप आते हैं, या राजघाट पुल है वहाँ से करके आते हैं। तो घाटों के बीच में आप जाइए, दीवालों पर छोटे छोटे गलियों में छोटे छोटे भगवान की मूर्ति, हर तरह के भगवान, देवी देवता, हनुमान जी, गणेश जी, महादेव, सबकी मूर्तियाँ हैं, छोटे छोटे शिवलिंग है, इतने मूर्तियाँ, इतने मंदिर है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी गिनती हुआ करती थी 84 करोड़ देवी देवता। अच्छा। और गलियां पहले बड़ी, उसका महत्व होता था। मैं तो कई गलियों में घूम चुका हूँ, मतलब मजा आता था। आज भी गलियां हैं, कभी लेकिन भी नहीं खोएंगे। अगर आप 80 से राजघाट की तरफ जा रहे हैं तो आपके दाहिने तरफ हमेशा गंगा माता मिलेंगी और बाएं तरफ आपको सड़क मिल जाएगी। तो हम गली में घुसे तो हम लोग अक्सर, अब साधना जी आज होती तो बताती, कई बार शादी से पहले हम लोग कुछ शॉप करने जा रहे हैं और सड़क पर काफी बिजी है, तो मैं गली में बाइक घुमा लेता था। फिर ये बोलती थी अरे कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, बस अभी। और गलियां भी कितनी होती थी, 5 से 8 फुट 10 फुट चौड़ी गलियां मैक्सिमम,
उसी में आप भी जा रहे हो, उधर से गाय भी आ रही है, कोई हाँ। सांड भी आ रहा है, बाइक वाला भी आ रहा है, पैदल भी लोग चल रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में ऐसा भाव है ना कि आपको एक दूसरे को हाथ देने और साइड करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप आंखों का इशारा है और बॉडी लैंग्वेज है कि आप बाइक वाले हो, हम थोड़ा सा इधर दब जाते हैं, आप थोड़ा सा उधर दब जाओ, दोनों निकल जाते हैं। हाँ। क्या बात है। तो आप लोगों की लव मैरिज हुई थी क्या? नहीं, हमारी तो अरेंज मैरिज है। लेकिन चोरी छुपे मिलते रहते थे गलियों के? गलियों में तो क्या ही होता है। आप सारे पोल खोल दोगे क्या आज? ये तो मुझे रांझना मूवी जो आई थी ना 2013 में, जिसमें कौन थी, सोनम कपूर, सोनम कपूर, और उसमें तो वो वाला जो सीन धनुष था, तो वो जो सीन्स मुझे याद आ रहे हैं कि ऐसे वो सब जो रांझना मूवी की बहुत से शूटिंग जो उसके हमें पहले के हैं, वो तुलसी घाट और उसके अगल बगल के एरियाज के ही हैं। हाँ हाँ तो जैसे उसमें दिखाया गया कि वो साउथ के हुआ करते थे, वो काशी के महाराज पंडित थे तो बुला के ले आए, ऐसे बहुत से वाइस वर्सा सिचुएशंस है। हम लोग बहुत से पंडित लोगों को यहाँ पर बुला के लाए, हम साउथ से जगह जगह से, और यहाँ से बहुत से पंडित महाज्ञानियों को, बड़े बड़े राजा सन्यासी अपने अपने घर ले गए पूजा पाठ कराने के लिए। हाँ। अच्छा, चले, अब अगर कोई बनारस नहीं गया है, आप बनारस घुमाना चाहें तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? कोई भी, अगर जैसे अभी जो कोई सुन रहा है या देख रहा है, और या फ्रॉम ए ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बनारस जाएं तो क्या विशेषता, क्या क्या बाबा विश्वनाथ मंदिर के अलावा? बाबा विश्वनाथ मंदिर के अलावा उनको दर्शन करना है, जैसे गंगा नदी है, आप उसमें इवनिंग में बोट राइड में जाइए, एक घाट से दूसरे घाट, सारे घाटों का आपको दर्शन एक ही बार में हो जाएगा। आप उसी बोट राइड से गंगा आरती भी देख सकते हैं। जी हाँ। उसके बाद बनारस से 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन किया था। तो एक बहुत ही बड़ा बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा टेम्पल है, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, भगवान बुद्ध भी पहले हिंदू हुआ करते थे। बिल्कुल। और सिद्धार्थ। बनारस के बगल में ही जगह है, बस्ती नाम हुआ करता था, उसका नाम चेंज होकर सिद्धार्थ नगर हो गया है, ड्यू टू द रीजन की सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ, उनका वो राजा फैमिली से थे, तो प्रिंस सिद्धार्थ वाज बोर्न इन दैट प्लेस, तो इसलिए उस जगह का नाम हो गया सिद्धार्थ नगर, जहाँ पर कि उसके बगल में बौद्ध गया भी है। जी हाँ। जो ये सब बनारस से 200 किलोमीटर के राउंड अबाउट में है। बट मैं अभी होके आया हूँ। सबसे बगल में सारनाथ है, जहाँ पर कि आप आराम से आते हैं। सारनाथ इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, आप जाओ। उसके बौद्ध स्तूप के अलावा जो गार्डन्स हैं, चीजें हैं, बहुत ही अपना उनका एक अलग ही ऑरा है। उसके बाद बनारस के अगल बगल एरिया में, जैसे आप जाना चाहते हो, टेम्पल्स हैं। टेम्पल तो आप मंदिर तो आपने तुलसी मानस मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, हनुमान जी का बहुत ही मंदिर, दुर्गा मंदिर की बड़ी महानता है। वो तो दुर्गा मंदिर जो है वो नवरात्रि में चौथे दिन की देवी हैं, तो नौ दुर्गा में से। बनारस की यूनिवर्सिटी, वही बनारस यूनिवर्सिटी की बात से, तो पढ़ाई लिखाई में तो बनारस पहले से ही बहुत आगे रहा। एक पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है आपके सामने। हम सभी मालवीय जी के ही बगिया के फूल हैं, ऐसा ही कहा जाता है। जो भी लोग हम बनारस से पढ़ जाते हैं, मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस बीएचयू की स्थापना की थी 1916 में। बिल्कुल। और हम लोग जितने भी लोग वहां से पढ़ के जाते हैं, सब यही बोलते हैं कि हम पंडित महामना के बगिया के फूल हैं। और मैं भी एक छोटा सा फूल हूँ। फूल हूँ वहां से, मतलब कौन सा वाला? वो वाला फूल है, अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला फूल हूँ। तो मैंने भी वहीं पढ़ाई की है। लेकिन और इंजीनियरिंग कॉलेज जो IIT, अब IIT बन गया, पहले IIT BHU से मैं पढ़ा हूँ, लेकिन उससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जो था 1947 से पहले, सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज वहीं स्थापित हुआ था। और BHU की जो अपनी रैंकिंग भी आप देखोगे तो BHU मेडिकल, जो लोग मेडिकल के फील्ड में हैं या पढ़ रहे हो या उनके एस्पिरेंट होंगे, आज की उनसे पूछिए तो BHU PMT यूज्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री। एम्स से भी टफेस्ट हुआ करता था। फिर BHU IT है ही है। BHU का जो लॉ है, दैट सेकंड आफ्टर द पुणे लॉ कॉलेज। अच्छा। अपार्ट से ये BHU की बात ही नहीं, बनारस में 5 यूनिवर्सिटीज होती हैं एक शहर में। बिल्कुल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, और एक तिब्बतियन यूनिवर्सिटी भी है। विद्वानों का शहर है। तो वेद पठन भी वहां पे ही सिखाया जाता है संस्कृत का। और इसमें भी मुझे एक पूछना है, आपका नाम है द्विवेदी, तो आप 2 वेद पढ़े हुए हैं? ऐसा क्या, लोग अपने अपने तरह से चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही वेद पढ़े हुए हैं। वो एक अपना नहीं, मतलब उस जमाने में उस हिसाब से नाम रखे जाते हैं कि द्विवेदी है मतलब 2 वेद है, त्रिवेदी है तो 3 वेद पढ़े हुए हैं, चतुर्वेदी है।
बढ़िया। आज ये तो धार्मिक आध्यात्मिक की बात हुई और खाने की बात तो हुई नहीं। अरे हाँ बिल्कुल, फिर आपका मन वही उसी में। मैं तो बनारस घूम के आई हूँ, आप दोनों बनारस वाले हो। खाने का तो ऐसा है कि खान और पान और वेशभूषा, रहन सहन, हाँ। वो तो आपने बात नहीं की। साड़ियाँ जो फेमस है, हाँ, वो बहुत। बनारसी साड़ी। खान पान की बात करें तो खान पान में तो कुछ भी आप सोच लीजिए, जो आपको खाना है बनारस में, एक बार आप खा लेंगे तो उसका टेस्ट लगेगा कि ये कुछ डिफरेंट ही है। ये चाट और सारे बनारस से ही आए हुए हैं मेरे ख्याल चाट तो से। इतना फेमस था कि अभी अंबानी जी के यहाँ वेडिंग में यहाँ के लोगों को दीना चाट को, एक हमारे यहाँ शॉप है, उसको लेके गए लोग बनाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और आई थिंक ये वीडियो यूट्यूब पर भी है कि जब नीता अंबानी उसकी दुकान में गई, शाम का समय है, बिजी टाइम होता है, और वो आदमी अपने शॉप में बना रहा था, नीता अंबानी आई। इट वॉज नॉट लाइक कि आप नीता अंबानी आए तो सब काम काज छोड़ के उनकी सेवा में लग गया। वो अपना काम करता रहा, आप आई, आप बैठ जाइए, ऑर्डर दीजिए, हम भेज रहे हैं सामान, टेस्ट करिए, उसके बाद से जो होगा। बिल्कुल, सामान एकदम ऐसा ऑर्डिनरी पर्सन की फीलिंग थी। बनारस में ये चीज बड़ी अच्छी है। तो बनारस के लोग जैसे एक सिंपल सा स्वभाव है कि सब अपने में मस्त रहते हैं। हाँ, हम राजा है तो मस्त है, रंग है तो मस्त है। दूसरे का उनको देख के कुछ भी नहीं होता, आप जैसे हैं वो उसमें मस्त हैं। हमने बनाया बनारस में, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसको भी दिन के अंत में खाना मिल रही होता है। वहां पर भगवान का ऐसा महिमा, ऐसा प्रभाव है कि आपको खाना मिल जाएगा, आप खाना पीना खा के खुश रहिए। एकदम। और आज के लिए जीते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मोह माया तो उतना कुछ है नहीं। और इसीलिए वो गंगा जी का शहर है और शिव जी का शहर माना जाता बिल्कुल। है, इसीलिए वो हिंदुओं का पवित्र शहर माना और जाता है। रोहित जी ये बताएंगे कि मैं भी जब बनारस जाता हूँ तो साधु संत सन्यासी जितने भी पंडे हैं, वो भगवान शिव जी को भी बोले, अरे खुश रहा बच्चा, मतलब अच्छा। उनको भी आशीर्वाद देते कि तू भी खुश रहा। उन्हीं सब के लोग प्रभाव को, से है। सब उन्हीं की कृपा से पूरा बनारस चल रहा है और पूरी दुनिया चल रही है, ऐसे बोलते हैं पूरी। तो कुछ चीजें जैसे खाने की है जो कि स्पेशली आपको बनारस में ही मिलेगा या फिर बनारस के ही फेमस है। जैसे तो बहुत से चीजें हैं, लेकिन चाट तो फेमस है, लोगों ने उसको और भी बना दिया। लेकिन जो बहुत अच्छी चीज मिलती है वो है मिठाई। हाँ, बनारस में छेने की मिठाई, छेना जो अपने यहाँ पनीर जिसको बोलते हैं, स्पंज दूध का, उसकी मिठाई में बनारस नंबर 1 है। अच्छा, इवन और जलेबी। कलकत्ता भी मात कर जाता है। बनारस में जो रसगुल्ला मिलेगा ना, अच्छा, आपको बहुत मुझे ये नहीं पता था कि कलकत्ता का बनारस में रसगुल्ला रसगुल्ला। या कलकत्ते का संदेश आप बनारस में खा के देखिए, उसका स्वाद ही एक अलग है। तो बनारस में छेने की मिठाई जो भी रहेगी ना, जैसे एक बहुत ही फेमस मिठाई है चमचम, दूसरी मिठाई है खीर मोहन, इस तरह की मिठाइयाँ हैं। खीर कदम, खीर कदम। तो खीर कदम, इस तरह की मिठाइयाँ हैं जो कि आपको एक बार आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि समथिंग डिफरेंट। बाकी जगह भी मिल रहा होता है बट यहाँ पर समथिंग डिफरेंट है। अलग है। ये तो ऑस्ट्रेलिया के क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स है, मैं यहाँ नहीं ला पाता। यहाँ लोगों को मैं यहाँ स्वाद है क्या, है कि नहीं रोहित जी? यहाँ पकड़ लिया जाएगा या इनका एक कुत्ता बैठ जाएगा उसका। वही ले लेगा सारा सामान। हम खीर कदम आप लेके आ सकते हैं क्योंकि वो सीरा वगैरह नहीं होता उसमें, आप उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कभी कभी। मतलब आजकल तो मिल्क की मिठाई या कुछ पनीर की मिठाई शायद पहले बैन हुआ करती थी। तो इनके पास हमने सरप्राइजिंगली, आप सिडनी ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर देखो तो इन्होंने एक तो बुकलेट बना रखी है पिक्चर्स के साथ। अच्छा, तो फटाफट देखते हैं कौन सी मिठाई है, अगर तो ठीक है तो। अरे वाह। अच्छा। वो पिक्चर हमको लग रहा है लीक करनी पड़ेगी, वो कहाँ बन की पिक्चर है, ज्यादा लेना पड़ेगा उन क्वारंटीन। और बनारस में स्पेशली विंटर के टाइम पर एक मिठाई मिलती है, मिठाई क्या उसको बोलते हैं, मलइयो। मलइयो। अच्छा, वो सिर्फ विंटर में ही बनती है बिकॉज उसको दूध को बहुत अच्छे से फेट कर सब कुछ रबड़ी डाल- जैसी। रबड़ी नहीं, रबड़ी नहीं, इट्स लाइक फ्रेश Foam. क्रीम, फोम, Okay. फोम। फोम ऑफ द मिल्क। ओह अच्छा। फोम। उसको बना के और उसको रात में रख देते हैं तो वो ठंड में ओस से धीरे धीरे बन जाता है सुबह तक। फिर उसको आपको, अगर आपने उसको बाउल में लिया और 20 मिनट आप बैठी रहे तो सारा मिल्क हो जाएगा। हाँ, अरे बहुत अच्छा, उसमें केसर का स्वाद आएगा, उसमें हल्का सा चीनी होगी, बहुत ही मलइयो। अच्छा, हाँ 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 हाँ। आप घर पे बुलाइए खाने के लिए सब कुछ। घर पे बन नहीं सकता जो चाट में सब जगह चाट मिल रहा होता है, फिर टमाटर चाट एक होता है जो उसके बनारस में मिल रहा होता है। बनारस और में, कोई सही नहीं बात। बना रहा। बाप रे बाप, इतना खाना, इतना स्वाद। आप लग रहा है जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बनारस का ट्रिप बनाइए, निकलिए, टिकट काटिए और बनारस अगर भारत जा रहे हैं तो मेक बनारस एक डेस्टिनेशन। और बनारस के साथ साथ हमें बताऊंगा, इलाहाबाद भी जाइए। बिल्कुल, इलाहाबाद मत बोलिए, प्रयागराज हो गया उसका नाम। अच्छा, नहीं मैं इलाहाबाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अमिताभ जी का जन्म तब इलाहाबाद ही था तब। तो यूपी सरकार ने या योगी जी ने, मोदी जी ने उसको स्पिरिचुअल ट्रायंगल बना दिया है कि जो बनारस जाता है वो अयोध्या भी जाता है और प्रयागराज भी जाता है। बराबर। जैसे वो दूसरा एक सीनिक टेम्पल ट्रायंगल है, दिल्ली, जयपुर एंड आगरा, ऐसे ही
ये भी एक स्पिरिचुअल ट्रायंगल है। और बनारस की मैं और एक बात बताऊं तो बनारस कथक के लिए भी एक मशहूर बिल्कुल, अभी मैं वही घराना है, कथक का घराना है वो। संस्कृति नाच गाना भी वहीं से शुरू हुआ है। कथक में हिंदुस्तानी संगीत का भी, बांसुरी हो गया, ये आपका हारमोनियम हो गया, सारंगी और है, उसका सितार है, बिस्मिल्लाह खां सारंगी, एक से एक। और छोटे मोटे आर्टिस्ट नहीं, अगर आप सर्च करिए हिस्ट्री के सारे बड़े आर्टिस्ट, सारे भारत विदुषी सरोजा देवी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जो गुरु है कथक के, उनके गुरु थे श्री गोपी कृष्ण जी। तो गोपी कृष्ण जी बनारस के हैं, और सितारा देवी उनकी मौसी, वो भी बनारस की है। तो बनारस क्या कथक ही मैं सिखाती हूँ और नाचती हूँ। बिल्कुल, बनारस बड़ा भरपूर है, मतलब हर खान पान ही नहीं, संगीत, संस्कृति, जो भी चीज आपको, आप किसी भी चीज में आध्यात्म में जुड़े हो, कोई भी आप उपासना करते हो, हर वो चीज आपको बनारस से लाके जोड़ देगा। और शादी की बात करें तो बनारसी साड़ी सबसे ज्यादा हर जगह पहनी जाती है। बनारसी ये भी अपने आप में आर्ट है। बनारसी साड़ी जो बनती है हाथ करके पर बनती है, फैंसी तो बाजार में मिल जाती है प्रिंट पर। असली बनारसी जो होती है कतान पर हाथ करके से बनी हुई साड़ियाँ, सोने और चांदी के तार का भी काम होता है। डिपेंड अपॉन कस्टमर्स बजट, दिल मेक इट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं बनारस की। बहुत खो गए बनारस में, और बहुत सारी बातें हुई। हमारे साथ हैं विशेष मेहमान रोहित द्विवेदी जी, बनारस के ही रहने वाले हैं। ये ज्यादा असली बनारसी हैं, मेरी तरह नकली बनारसी हैं जो नकली बनारसी मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा इतना वो ज्ञान नहीं है जितना ये इन्होंने। मैं लग रहा पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखता था, IIT वाईटी किया इस सब में, क्योंकि ये गलियों में पले बड़े हैं उन बनारस की। हम बनारस से थोड़ा दूर रहन सहन रहा है। और तो दोस्तों चलिए, आप लोगों को कोई भी बात करनी हो या कुछ मैसेज भेजना हो तो प्लीज टेक्स्ट अस 0421898095। फेसबुक से जुड़ सकते हैं, हमने वीडियो डाला है, रोहित जी के बता रहे हैं अपने बारे में भी, और बनारस के बारे में भी, और मोदी जी के बारे में भी, क्योंकि ये मेलबर्न आए थे और मेलबर्न मीट्स मोदी की भी बातें हो रही हैं, उस बारे में बात करना चाहें। लेकिन हाँ, साधना जी को हम मिस कर रहे हैं। साधना जी, आप यहाँ होती, लेकिन इनकी तरफ से, रोहित जी की तरफ से, नीतू सिंह का एक गाना आप पे जो फिल्माया गया है। अच्छा? हाँ, ऋषि कपूर को हटा दीजिए, रोहित को हम ले आते हैं, और ये गीत आपके लिए ही है, क्योंकि नीतू सिंह जी का भी जन्मदिन हम मना रहे हैं कि एक मैं और एक तू, दोनों मिले बनारस की गलियों में। लगे रहिए, सुनते रहिए। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो बातें हो रही हैं हमारे मनपसंद श्रोताओं की, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी, बातें कर रहे थे बनारस की। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे, जो इनका जो बिजनेस, एक्चुअली काम की बात करते हैं। बनारस की बातें तो अभी और भी बहुत सारी हैं, कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हमने सोचा कि कुछ बात कर लें, क्योंकि अभी नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो चुका है, और सबका दिमाग वही लग रहा था कि टैक्स रिटर्न भरना है, क्या क्या क्लेम करना है, कितना क्लेम करना है। और कुछ तो हमारे देसी भाई बहन हैं जो बीच में थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं कि जितना ज्यादा लपेट लें, बटोर लें, टैक्स बचा लें। लेकिन प्लीज डोंट डू दैट। सब टैक्स वालों की नजर आजकल बहुत तगड़ी है, और आजकल AI का जमाना है, आपको पकड़ लेंगे। एल्गोरिथम रन होते हैं हर टैक्स रिटर्न पे, तो अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा क्लेम किया या उनको अच्छा लगा, आपके जो नोटिस आएगा, फिर आपकी तो बैंड बजाएंगे। फिर वो 1 साल की नहीं बचती, वो पूरा पीछे का निकलता है, पूरा निकलता है। तो रोहित साहब, आपका अपना बिजनेस है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, किस नाम से है? और RD एंड एसोसिएट्स के नाम से। RD, रोहित द्विवेदी एसोसिएट्स। आपके साथ एसोसिएट्स कौन है? हमारे काम करने वाले हैं, कुछ लोग हैं। तो अच्छा, हम लोग का बिजनेस जो है वो इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फर्म। हम चूंकि टैक्स रिटर्न, बिजनेस, फाइनेंशियल एडवाइस ये सब करते हैं, बट साथ साथ हमारा मेन फोकस है वो बिजनेस एडवाइजरी एंड सस्टेनेबल उनके साथ है। प्लस हमारा फिर गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत काम है। अच्छा, जो क्योंकि हमने इतने साल तक गवर्नमेंट में ऑडिट किया, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क समझा। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज डिफरेंट टू नॉर्मल अकाउंटिंग, तो एक स्किल है, तो हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो काम भी करते रहते हैं। तो किस टाइप की सर्विसेज? आपने बोला कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग भी देते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट लेजिस्लेशन। अच्छा, सुपरएन्यूएशन फंड्स वगैरह वो सब सेटअप करते हैं। इट्स ऑल रिलेटेड टू टैक्स के साथ हमको लिंक करना पड़ता है।
ऑल्दो मैं फाइनेंशियल डिप्लोमा इन फाइनेंशियल प्लानिंग है मेरे पास, 2009 का ही है, काफी पहले किया जबकि लोग डिप्लोमा करते नहीं थे, बट Right. आई ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट सर्विस बिकॉज उसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत सी डिफरेंट है, प्लस आपको उतना अप टू डेट रहना, इट्स हार्ड फॉर वन पर्सन। अच्छा अच्छा तो टैक्स से हमारा एक हार्डकोर काम है अपना, उसके रिलेटेड Keeps you busy. कीप्स मी बिजी। अच्छा और उसके साथ जो भी बिजनेसेस हैं, नॉर्मली स्मॉल टू बिजनेस मीडियम इंटरप्राइजेस हैं जिनके साथ हम लोग लिंक्ड अप हैं। अच्छा बहुत से बिजनेस हैं जिनके साथ हम डे वन से लिंक्ड अप है, स्टार्टेड फ्रॉम 1 ग्रोज टू 5 ब्रांचेस, 5 प्रैक्टिसेस, इस तरह से अच्छा। करके वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों के साथ काफी दिन से हैं, काम कर रहे हैं। रेंज फ्रॉम फूड इंडस्ट्री, मेडिकल, IT, डॉक्टर्स सभी हैं। क्या बात। तो आपका ऑफिस है कहीं या आप घर से काम करते हैं? मोस्टली तो ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती, थैंक्स अच्छा। टू कोविड। बिफोर कोविड भी वो दिन था कि हम लोग ऑलमोस्ट सिटी में ऑफिस लीज साइन करने जा रहे थे, फिर समथिंग हुआ कि अभी हम थोड़ा इसके बारे में थिंक करते हैं, उसके बाद फिर हमको कोविड आ गया, सबको आ गया यहाँ पर। तो बिल्कुल। दैट टीचर्स की हमको ऑफिस की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी स्टाफ है वो भी अपने अपने घर से ही काम करते हैं। इट्स ऑल मैटर कि वर्क डन होना चाहिए, चाहे वो घर पर हो चाहे ऑफिस में हो। तो टैक्स रिटर्न सबसे मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि टैक्स रिटर्न भरना है कि और 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक भरना ही होता है, नहीं तो फाइन लग सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ अगर आप टैक्स एजेंट से करवा रहे हो तो आपको अगले साल 15 मई तक की अच्छा छूट ड्यू है। डेट होती है, ग्रेस होती हाँ, है। हाँ। हमारे हम एजेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम होता है लॉन्च करने के लिए, तो इन दैट केस आप पेनल्टी से वेव हो सकते बच हैं, सकते लेट हैं। लॉन्चमेंट के। जिनको टैक्स देना है इसलिए वो लेट करते हैं, जिनको टैक्स लेना है तो वो तो तुरंत एकदम जैसे ही वो 1 जुलाई आया भैया पैसा वापस। 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में टैक्स रिटर्न नहीं लॉन्च करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा स्मॉल एडवाइस, बिकॉज उस समय पिछले 5-6 सालों से लॉट ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज एक्टिव है अराउंड दैट टाइम। बिकॉज टेक्निकली क्या होता है, आप जिसके भी एम्प्लॉय हो वो एम्प्लॉयर अपना डाटा जो है, जो बैज है, PAYG रिपोर्ट है, सारा कुछ लॉन्च करता है अराउंड 25 जुलाई से बाद। अच्छा और आपने उसके पहले स्कैम वाले सारे लॉन्च कर रहे होते हैं टू बी एबल टू गेट द मनी। ऐसा सुना, दे आर लाइक स्मॉल फेक रिटर्न्स, $10 से लेकर $5,000 तक के रिफंड अच्छा है। ऐसा भी ओह तो आप सपोज करिए इलीगल एक्टिविटीज है, दे आर लॉजिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ इट, $10 भी लिए तो उनको तो 10,000 मिल गया ना उनके पास। हाँ तो ये इलीगल एक्टिविटीज वाले भी टैक्स भरते हैं? इलीगल एक्टिविटीज से आपका डाटा है, आपका TFN, आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं से किसी को मिल गया, देन दे कैन लॉज यू टैक्स। किसी और के नाम से करते हैं आप, अच्छा। अपने नाम पे नहीं कुछ और। लॉट ऑफ इन द पास्ट 10 years लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पर लोग थे जिनके टैक्स फाइल नंबर थे, दे हैव गॉन लेफ्ट द कंट्री, तो उनके डाटाबेस जिसके पास है, दे यूज्ड टू यूज ऑल दीज थिंग्स टू लॉज द स्कैम। तो धीरे धीरे ATO ने सिस्टम बहुत स्ट्रेंथन कर दिया है, एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज कमिंग फ्रॉम दिस ईयर इज सुपर भी पे करना है आपको पे के साथ। वन ऑफ द मेन रीजन की अच्छा एंड यू हैव टू लॉन्च देम थ्रू द STP एज वेल। तो अब आपका स्टाफ, आपके जो एम्प्लॉयर हैं, आपका पे जिस दिन कर रहे हैं, साथ के साथ वो आपका सुपर भी पे कर रहे हैं, अच्छा। साथ के साथ वो ATO को भी लॉन्च कर रहे हैं कि आपके इस फोर्टनाइट की ये इनकम है। हाँ तो यू जस्ट गो प्रोग्रेसिवली फोर्टनाइट बाय फोर्टनाइट, तो एटलीस्ट ये रिकॉर्ड ATO के पास है। ATO इज नॉट वेटिंग कि ईरा का रिपोर्ट अभी आया नहीं है और किसी ने ईरा के नाम पर टैक्स रिटर्न लॉन्च कर दिया। हाँ ये वेरी स्मार्ट। अच्छा है, क्योंकि AI के जमाने में ये तो सब करना ही पड़ता है। हाँ, तो लॉट ऑफ ATO हैज इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी। आप बजट में देखें, ATO ऑलवेज यूज लॉट ऑफ मनी टू। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में भी ऐसे फ्रॉडलेंट चल ये रहे सब फ्रॉड तो फ्रॉडलेंट, कहीं पे भी हो सकता है। आप सरप्राइज होगा कि ये सब फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ओवरसीज से हो रही है। अच्छा अच्छा। मुझे भी यही लग रहा था कि कहीं और बाहर हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे डाटाबेस, जैसे हमारी फोन कंपनीज हैं, लॉट ऑफ प्लेसेस है जहाँ पर हमने अपने इंफॉर्मेशन दिए रखे हैं, और वो इंफॉर्मेशन दे सेल आउट फॉर मनी। उनके लिखा होता है कि वी वुड यूज योर डिटेल्स फॉर सम मार्केटिंग पर्पस। बिल्कुल वो मार्केटिंग पर्पस से इट बिकम्स information, and from there anything can happen. अरे वाह, मतलब हो सकता है मेरे नाम पे हीरा जी आपके नाम पे भी कोई टैक्स रिटर्न ऑलरेडी भर चुका है और पैसे भी वसूल कर लिया होंगे उन्होंने। तो अब ये बताइए कि अगर क्या चेंजेस आए हैं, मतलब इस बार जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से और इस फाइनेंशियल ईयर में क्या बदलाव आया है? पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल में थ्रेशोल्ड में चेंजेस आए हैं। जो हमारा थ्रेशोल्ड पहले 17% का था, विच इज 18,000 to 45,000 के बीच में। अच्छा, नाउ फ्रॉम दिस फाइनेंशियल इट रिड्यूस फ्रॉम 17 to 16%। ओके, फॉलोइंग ईयर इट विल रिड्यूस टू 15% एज वेल। तो बट वो, और जो आपको $1,000 का इस साल क्लेम वाला मिल रहा है, मिल रहा है। फिर टैक्स ऑफसेट भी आएगा, बट इट्स ऑल
कैलकुलेटेड ऑन योर टैक्स रिटर्न प्रोग्रेसिवली, जैसे भी होता है। ऐसा नहीं कि आपको सारा टैक्स ऑफसेट मिलेगा। क्लेम जो है वो सभी लोग करेंगे, ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू क्लेम एज मच एज पॉसिबल, सही बात। बट उतना ही क्लेम करना चाहिए जो आपके एम्प्लॉयमेंट के लिंक्ड हो, बिल्कुल सही। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई हम्म। कि ये हमने खर्चा किया, ये हमने अपने जॉब के लिए खर्चा किया। और वन ऑफ द मेजर concern ATO have is motor vehicle expenses. People what they do nowadays, like work from home expense का भी claim है। आपने डाल दिया उसमें कि हम 900 hours हमने कर दिए। ठीक है। साल में एक एम्प्लॉय अराउंड 19-20 hours ही काम करता है, 5 days a week, 200 days समथिंग इस तरह करके। बिल्कुल। अब उसी के साथ साथ आपने मोटर व्हीकल क्लेम भी डाला हुआ है कि हम इतना किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं। दोस टू डाटा इज नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो इस तरह बहुत से अनोमलीज होते हैं टैक्स रिटर्न में, पीपल शुड अवॉइड देम। और जो लीगल है वही काम करना चाहिए, जो आपको अलाउड है, जो आपके जॉब के लिए है वही क्लेम करिए और रिकॉर्ड रखिए जो भी आपका 100%। अब तो अभी आप हमसे पूछेंगे क्या मुझे करना चाहिए लास्ट ईयर के टैक्स रिटर्न के लिए, तो आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड फॉर दैट। यू शुड बी आस्किंग व्हाट आई नीड टू डू फॉर 26-27। तो लास्ट ईयर का तो आपने जो किया होगा रिकॉर्ड है तो है, नहीं है तो नहीं है, वही कर पाएगा। वो तो बीत गई बात, अब आप क्या कर सकते हैं वो करने पर ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव गियरिंग में भी आजकल बहुत चेंजेस वो उस बारे में जो अभी बदलाव आए हैं नेगेटिव गियरिंग में दे हैव स्क्रैप्ड नेगेटिव गियरिंग रूल फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, पूरी तरह से खत्म नहीं किया। व्हाट इट डज कि हमको आपको एज ए इन्वेस्टर हमको नया प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू बाय ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, देन आप नेगेटिव गियरिंग आपको मिल रहा है। So that means you sell your old property? नहीं, ऐसा तो नहीं। जो आपके पास टिल द डेट प्रॉपर्टी था, दे आर ग्रैंडफादर टू अप्लाई। Okay. अगर बजट नाइट के बाद से आपने एक कोई घर खरीदा, यानी हमने कल एक घर खरीदा, पुराना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा, वो अलाउड नहीं है अच्छा, अनलेस अनटिल इट्स अ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी। Okay. तो बनी बनाई ओल्ड प्रॉपर्टी को आप एज ए नेगेटिव गियरिंग नहीं यूज कर सकते। मतलब होम एंड लैंड पैकेज को नहीं ले सकते, लेकिन यू कैन आई मीन नहीं, house and land आस्किंग को द ले सब सकते हैं। क्वेश्चन इन दैट कि अच्छा वो भी ले सकते हैं वो उसमें। ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी हुआ ना। अच्छा, वो brand ब्रांड new न्यू property। क्योंकि नॉर्मली ऐसा भी एक कॉज रहता है ना कि आप ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी लो लेकिन घर बनाया हुआ होना चाहिए। यू कैन गो फॉर द लैंड एंड हाउस पैकेज। हाउस एंड लैंड पैकेज, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी, ऑफ द प्लान प्रॉपर्टी, ये सब उसमें अलाउड है। अच्छा, लेकिन ओल्ड प्रॉपर्टी आई थिंक बिकॉज इतना हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, नए लोग जो हमारे बच्चे हैं नए घर नहीं खरीद पा रहे हैं, या जो माइग्रेंट्स आते हैं वो खरीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जितने भी रिच पीपल हैं, मिलियनियर्स हैं, वो 10-10 प्रॉपर्टी 15-15 प्रॉपर्टीज लेके बैठे हुए हैं और ये पुरानी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उसको ये रूल से उनको तो कोई असर नहीं हुआ, बिकॉज वो तो सारे प्रॉपर्टीज स्टिल अलाउड हैं। अच्छा, जो पुराने हुए हैं, लेकिन अब नहीं, अब वो नए नहीं कर पाएंगे, तो दे विल इन्वेस्ट इन द न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू डेवलपमेंट। हाँ, तो न्यू डेवलपमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ इज some people keep asking me कि वी गोना बाय दिस प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी हम डिमोलिश करके ब्रांड न्यू बना देंगे। इट्स नॉट अलाउड। इट हैज टू बी डबल, ड्वेलिंग हैज टू बी इंक्रीज। कीवर्ड क्या है? ड्वेलिंग। अगर आपने एक घर खरीदा 4 बेडरूम का ओल्ड, उसको डिमोलिश करके वापस से 5 बेडरूम बना दिया, इट्स नॉट अलाउड। नेगेटिव गियरिंग नहीं अलाउड होगा अनलेस अनटिल यू बिल्ड 2 हाउसेस देयर। ओके, तो एटलीस्ट एक और घर बन जाएगा, दूसरे कम से कम किसी को मिल जाएगा। चलिए, बहुत सारी बातें। चलिए तो दोस्तों, अगर आप टैक्स के बारे में, ये तो खाली ओवर व्यू था, मतलब हम इसमें, ये तो हर किसी की पर्सनल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती है, तो आप अपने टैक्स एजेंट या टैक्स जितने भी जो फाइल करते हैं उनसे बात कीजिए। टेक अ प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस। ये तो हम जनरल बातें कर रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं, डोंट टेक इट एज ए कि ये यही हो रहा है। ये तो रोहित जी हमें बस थोड़ा बहुत अपना थोड़ा सा जो बनारस का ज्ञान और ये अपना जो चार्टर्ड अकाउंट, आपने पढ़ाई लिखाई वहीं बनारस में की या कहीं और? चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए यहाँ से किया, यहाँ से किया हुआ है। मेरे स्टूडेंट बताया ना, अच्छा, कोर्स में स्टूडेंट आया, मैं मास्टर ऑफ अकाउंटिंग तो यहाँ पढ़ने आया, बस यहाँ फिर अकाउंटिंग फिनिश करके फिर हमने सीए किया। तो ये ज्यादा अच्छा है। कोई इंडिया से जो आते हैं फिर उनको ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ के सारे टैक्स और लीगल चेंजेस बहुत हैं, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। चलिए रोहित जी, चलिए बनारस में चलते हैं। एक बात बताओ इसमें कि हम भारत में ऐसा कुछ होता है ना, तो हम सारा ब्लेम हमारे प्रधानमंत्री पे डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री को कुछ नहीं बोल सकता कि या वो। चलिए दोस्तों, अब चलिए बनारस ले चलते हैं और बात हो रही है घाट पे ले चलते हैं, क्योंकि
भगवान श्री शिव जी महाराज और या वहीं कहिए पे महादेव गंगा जी प्रकट हुई थी। महादेव जी को याद करते हैं, नमो नमो करते हैं, क्योंकि हमारे नमो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और हमारे ये महादेव भी। तो हर हर गंगे नमामि गंगे, नरेंद्र भी है और महादेव भी वही है। महादेव है, हर हर नमो घाट भी। महादेव। लगे रहिए, सुनते रहिए। ये नमो घाट पहले से था या अभी नया बना है। हाँ, नरेंद्र जी के लिए। अच्छा, आई थिंक 3 साल पहले बनाया, उस पर ऐसे हाथ का निशान अगर आप देखो वो अक्सर नमो घाट, हाँ नमो घाट बनाया है। उनके घाट है, हाँ। तो नरेंद्र मोदी को एक उपनाम दिया ना, नमो। 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 ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही सुंदर गाना है ना। शंकर भोलेनाथ शंकरा जी आए। बात करते करते समय का पता नहीं चला। थैंक यू रोहित जी, आपका समय के लिए, आपके अपने ज्ञान के लिए, बनारस घुमाने के लिए। और मोदी जी यहाँ मेलबर्न आए और आपने हमें बनारस ले गए, उनके शहर ले गए और अच्छा लगा। मैं खुद बनारस का हूँ, लेकिन जितनी अच्छी तरह से इन्होंने जो बनारस घुमाया, अच्छी जो बातें की है ना गली मोहल्ले की, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं हर बार बनारस को भी उतना ही प्रमोट करता हूँ जितना मैं कैनबरा को करता हूँ। लेकिन रोहित जी, आपका समय के लिए और नहीं, बहुत तड़का के लिए ये तो एक अच्छा ही मंच मिला कि बनारस के बारे में बता पाए। तो एक कड़ी हम बता पाए और हम भी उसके कड़ी उतना ही जानते हैं जितना हम बता पाए। अभी तो बहुत कुछ है जानने और सुनने के लिए, इसलिए हम तो सभी से निवेदन करेंगे बनारस जाइए, खुद एक्सपीरियंस करिए, तो आपको लगेगा कि डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार तो बनारस जाना ही चाहिए और- हर भारतीय को। और सभी यही कहते हैं कि आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा जब तक आप बनारस नहीं हाँ। गए। और 2 पैरों पे जाइए, 4 कंधों पे कंधों मत पे जाइए। नहीं 4 कंधों पे नहीं। और अगर आपने पाप किए हैं, जैसे टैक्स रिटर्न आपने गलत वलत भरा है, तो आप पाप धोने के लिए गंगा तो स्नान बनता ही है। जितने भी पाप किए, नहीं तो आपके पाप नहीं धुलेंगे, और इसी जन्म में धुलने चाहिए, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। तो चलिए, तो रोहित जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आपसे और भी बातें होती रहेंगी। और वी मिस्ड साधना जी, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार उनको हम पकड़ेंगे। और तो वो हमेशा सुनती रहती हैं, हमें आशीर्वाद देती रहती हैं वहीं बाहर। चलिए, आपकी जो भाषा में जो एक भोजपुरी या अवधी टच है ना, वो मेरी भाषा में नहीं है। जो आप टोन जो बोलते हैं, टोन हमारी हाँ, डिफरेंट है। तो कुछ क्योंकि जलते जलते कुछ अपनी भाषा में, वो अपनी उस कुछ बोल दीजिए हमारे श्रोताओं को, कि कुछ भी। हम लोग तो यही कहेंगे सभी लोगों को कि आप यहाँ अपनी वो इंडिया से हैं। भोजपुरी में उसके टोन में बोलिए। रवि किशन है ना भोजपुरी बिहारी का है। अच्छा। बिहारी है, वो तो अच्छा, बिहारी बिहारी है। है क्या? हम तो भैया यही कहा कि सब लोग रेडियो सुनत रहा अच्छे से, हाँ। जीवन में कुछ रखल नहीं हो। जो मस्ती मजाक यहाँ मनीष जी करा रहे हैं, यही जीवन है, हंसना ही सबका मेन काम है। खुश रहिए, मस्त रहिए, कैनबरा रहिए, चाहे बनारस रहिए। छा और गए, यही छा गए। आप बोल रहे हैं, और हमें फेसबुक पे मेधा त्रिवेदी जी सुन रही है। हाँ, मेधा त्रिवेदी, वाह। आप द्विवेदी हो, वो त्रिवेदी है, वो सुन रही है आपको भी। चलिए, अब इस बात पे एक लगा हुआ पान का बीड़ा और अरे लगा और चबावा, और थूक नहीं मारेंगे यहाँ नहीं, पे। थूकेंगे नहीं। अरे तुमका का बताई भैया, हमरा हाल का कौन सा है, गाना है? अरे निकले थे हम हलवा खाने, अच्छा। मुंह ही जल गया है। जी हाँ, नया गाना उदित नारायण और ओ, अच्छा, हमारे नया है, क्योंकि आप अगर अमिताभ SR जी का लगाते तो मुझे पता है। SR की आवाज में। चलिए, जी हाँ, चलिए, ये गीत छोड़े जाते हैं कि खई के पान बनारस वाला नए तड़के के साथ। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। जी हाँ, हम आरजे मनीष, आरजे हीरा, आरजे अर्जुन आपको कहता है टाटा बाय बाय, हैव अ लवली संडे, कीप वार्म, कीप सेफ, एंड अपने फ्लू और बाकी एलर्जी से फीफा वर्ल्ड कप देखते रहिए, कांगा कप खेलते रहिए। कांगा कप खेलते रहिए। टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। बड़ी दुर्घटना है, मुश्किल बचना है, चाहे ऐसा चक्कर हो, कुछ ऐसी आंधी हो, बड़ी हम क्या करनी, बड़ी